नमस्कार। अच्छा, जब हम किसी मॉलिक्यूल मतलब किसी अणु के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक रुकी हुई स्थिर सी तस्वीर है ना? पर असलियत में सतह के नीचे एक पूरी दुनिया है। इलेक्ट्रॉनों की दुनिया, जहां एक अदृश्य तूफानी सा डांस हर वक्त चल रहा है। और जानते हैं, यही डांस तय करता है कि कोई अणु कैसा बर्ताव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। तो चलिए आज इसी आणविक गति के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि केमिकल रियलिटी की दो परतें हैं। एक है स्टैटिक मैटर, यानी एटम्स का वो ढांचा जो मॉलिक्यूल को उसकी शक्ल देता है, बिल्कुल किसी बिल्डिंग के स्केलेटन की तरह। और दूसरी, जो ज्यादा दिलचस्प परत है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मोशन, वो अदृश्य हलचल जहां असली केमिस्ट्री होती है। सच पूछिए तो हर ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की एक कहानी है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम अणु की इन दोहरी हकीकत को समझने से शुरू करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉनों की अपनी एक सीक्रेट भाषा सीखेंगे, इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट पर एक दिलचस्प केस स्टडी देखेंगे और आखिर में इन सब को जोड़कर ये समझेंगे कि हम केमिकल रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। केमिस्ट आखिर इलेक्ट्रॉनों की इस दुनिया को समझते और बताते कैसे हैं? वो एक खास विजुअल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, किसी भी भाषा की तरह इसके भी अपने पक्के नियम और ग्रामर हैं। इस भाषा का सबसे जरूरी शब्द है कर्व्ड एरो नोटेशन। ये बस एक विजुअल तरीका है ये दिखाने का कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलकर कहां जा रहे हैं। ये कोई मामूली तीर नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सटीक नक्शा है। यहाँ देखिए, ये कोई साधारण तीर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताता है। इसके 3 हिस्से हैं। कहानी की शुरुआत होती है तीर की पूंछ से। यह है ओरिजिन, यानी वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर अभी मौजूद हैं। फिर आता है तीर का घुमावदार हिस्सा, जो उसका पाथवे या रास्ता दिखाता है। और कहानी खत्म होती है तीर के सिर पर, जो है डेस्टिनेशन, यानी इलेक्ट्रॉनों की नई मंजिल। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। बहुत आसान है। स्टेप 1, ओरिजिन। तीर हमेशा ठीक वहीं से शुरू होगा जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये एटम्स के बीच का कोई बॉन्ड हो सकता है, या फिर किसी एटम पर एक लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉनों का अकेला जोड़ा। स्टेप 2, पाथवे। तीर का घुमाव हमें उनके चलने का रास्ता दिखाता है। और स्टेप 3, डेस्टिनेशन। तीर का सिर ठीक उस जगह पर इशारा करेगा जहां वो जा रहे हैं, शायद एक नया बॉन्ड बनाने या किसी दूसरे एटम पर शिफ्ट होने। अब एक और जरूरी बात, ज्यादातर रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन जोड़ों में घूमते हैं। इसके लिए हम डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी-कभी बस एक अकेला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलता है। इसे दिखाने के लिए हम ये फिश हुक जैसा दिखने वाला सिंगल हेडेड एरो इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादातर रेडिकल रिएक्शंस में देखने को मिलता है, जहां चीजें थोड़ी अनस्टेबल होती हैं। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉनों की भाषा थोड़ी बहुत समझ गए हैं, तो चलिए इसे एक असली उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, यानी प्रेरणिक प्रभाव की, जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक स्थायी लहर की तरह है। देखिए, इलेक्ट्रॉन कई वजहों से अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए खास है क्योंकि ये एक परमानेंट इफेक्ट है। मतलब ये मॉलिक्यूल की नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में भी हमेशा मौजूद रहता है। ये किसी बाहरी वजह से नहीं होता, बल्कि मॉलिक्यूल के अपने ही एटम्स के नेचर की वजह से होता है। तो ये इफेक्ट आता कहाँ से है? इसकी जड़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले 2 एटम एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग बराबर नहीं होती। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, जिससे एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। और फिर ये असर एक चेन रिएक्शन की तरफ फैलता है। जरा इस स्लाइड पे देखिए, क्लोरीन Cl कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपने पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इससे क्लोरीन पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम डेल्टा माइनस डेल्टा से दिखाते हैं, और पहले कार्बन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज यानी डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। अब ये पहला कार्बन जो थोड़ा इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया है, वो अपने अगले कार्बन से थोड़े इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिससे उस दूसरे कार्बन पर और भी छोटा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा डेल्टा प्लस आ जाता है। ये बिल्कुल एक लहर की तरह है जो चेन में आगे बढ़ती है। लेकिन ये लहर हमेशा नहीं चलती। दूरी बढ़ने के साथ ये बहुत तेजी से कमजोर होती जाती है। यहां देखिए, ब्रोमीन का असर पहले कार्बन पर सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस है, दूसरे पर थोड़ा कम डेल्टा डबल प्लस, और तीसरे तक पहुंचते पहुंचते तो ये लगभग ना के बराबर डेल्टा ट्रिपल प्लस हो जाता है। एक सीधा सा नियम है, 3 बॉन्ड के बाद ये इफेक्ट करीब करीब खत्म हो जाता है। इसे समझने के लिए हम हाइड्रोजन को एक न्यूट्रल बेसलाइन मान लेते हैं। अब इसके मुकाबले हम ग्रुप्स को बांट सकते हैं। एक तरफ हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स या -I ग्रुप्स,
जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे हैलोजेंस, नाइट्रो ग्रुप, दूसरी तरफ हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स या प्लस आई ग्रुप्स। ये कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धकेलते हैं, जैसे मिथाइल और इथाइल जैसे अल्काइल ग्रुप्स। तो ठीक है, ये सारी जानकारी तो हो गई, लेकिन इसका फायदा क्या है? हम इससे कर क्या सकते हैं? असल में बहुत कुछ। ये इंडक्टिव इफेक्ट हमें एक रोड मैप देता है जिससे हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल पर एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक नक्शा बन जाता है। इस नक्शे में कुछ हिस्से इलेक्ट्रॉन गरीब डेल्टा प्लस होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन अमीर डेल्टा माइनस। अब जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करने आता है तो ये नक्शा उसे गाइड करता है, उसे बताता है कि अटैक करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। और यहां आता है केमिस्ट्री का सबसे बड़ा नियम, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। जो अटैकिंग मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, जिन्हें केमिस्ट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, वो हमेशा मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन गरीब यानी डेल्टा प्लस हिस्सों की तरफ ही खींचे चले आते हैं। बस इस रोड मैप को पढ़ के केमिस्ट ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन कहां और कैसे होगा। कमाल है ना? चलिए, तो हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट समेटते हैं और जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो खास बातें ये हैं, केमिकल रिएक्शंस असल में इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की कहानियां हैं। कर्व्ड एरो इलेक्ट्रॉनों का सटीक रास्ता दिखाते हैं, ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक। डबल हेडेड एरो इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को मूव करते हैं और फिश हुक सिंगल इलेक्ट्रॉन को। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से सिग्मा बॉन्ड्स का एक परमानेंट पोलराइजेशन है, और यही इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक रोडमैप बनाता है जो केमिस्ट को रिएक्शन प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। तो हम इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनों द्वारा लिखी गई एक कहानी है, तो सोचिए ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो सुने जाने का इंतजार कर रही हैं। मॉलिक्यूलर दुनिया में खोजने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता ही है।